2010 में 32 राष्ट्रीय टीमें विश्व कप की ट्रॉफी उठाने के सपने के लिए दक्षिण अफ्रीका गईं। यह टूर्नामेंट इतिहास में सबसे पागलपन भरे टूर्नामेंटों में से एक के रूप में दर्ज हुआ। तो इस वीडियो में हम 2010 विश्व कप का पूरा इतिहास देखेंगे। यह दृढ़ता, अंडरडॉग्स, सरप्राइज, कई विवादों और ऐतिहासिक मैचों की कहानी है, जिसकी शुरुआत 11 जून को दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको के बीच उद्घाटन मैच में हुई। वो आवाज सुन रहे हो? ये है वुवुजेला, कुछ ऐसा जिसे आप इस वीडियो में बहुत सुनेंगे। और क्योंकि यह अफ्रीका में आयोजित पहला विश्व कप था, घरेलू टीम ने संभवतः सबसे अच्छी शुरुआत की। It's on here now. The goalkeeper's beaten, and South Africa have their first goal. एक शानदार गोल, ये दिखाने के लिए कि यह विश्व कप पहले देखी किसी भी चीज जैसा नहीं होने वाला था, लेकिन मेक्सिको ने बराबरी कर ली। उद्घाटन मुकाबला ड्रॉ में खत्म हुआ और उस समूह में फ्रांस और उरुग्वे भी थे, दो मजबूत टीमें जिन्होंने अपना पहला मैच 0-0 से खत्म किया और पहले ही राउंड में बहुत बड़े सरप्राइज हुए। लेकिन स्पेन और स्विट्जरलैंड के बीच हुए मैच जितनी बड़ी कोई सरप्राइज नहीं था। स्पेन की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, लेकिन स्विट्जरलैंड ने जल्दी दिखा दिया कि वे मैच आसान नहीं बनने देंगे। Brilliant opportunity here for De Diok, who's lost it. The Swiss have scored. Gelson Fernandez with a priceless goal. इसके बाद स्पेन गोल करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया, तो 1-0 से वे हार गए। और अगर स्पेन एक बार और हार जाता तो वह बाहर हो जाता। उधर अर्जेंटीना समूह बी में दक्षिण कोरिया के साथ थी, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य समूह सी में थे, जर्मनी और घाना डी में, नीदरलैंड और जापान समूह ई में, और मौजूदा विश्व कप चैंपियन एक तरह के आसान समूह में थे। लेकिन इटली के समूह में एक और चौंकाने वाला नतीजा हुआ। उन्होंने पराग्वे के साथ कड़ा ड्रॉ खेला। हाँ, लेकिन असली बड़े सरप्राइज तो दूसरे राउंड में आने वाले थे। दूसरा राउंड आया और उसके साथ ही पहली एलिमिनेशंस भी। समूह ए में घरेलू टीम दक्षिण अफ्रीका नॉकआउट चरण तक पहुंचने का सपना देख रही थी, लेकिन उरुग्वे के खिलाफ, जहां कावानी, सुवारेज और फॉरलैंड थे, उनके पास कोई मौका नहीं था। He's going to strike for goal. What a goal! Here he comes. It's 2-0. Down and keeping it in play and a little dab. It's a third. 3-0। लेकिन उस समूह में फ्रांस के खिलाफ सबको चौंकाने वाला प्रदर्शन मेक्सिको ने किया। Marquez. Oh dear. Flag has stayed down here. What a chance. Flag has stayed down. And Mexico are in front. And it's Javier Hernandez. Massive run up. 2-0. फ्रांस पिछली विश्व कप की उपविजेता थी, लेकिन 2-0 से हार गई। फ्रांस के लिए यह बहुत बड़ा सरप्राइज और बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन उस समूह में अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से बाहर नहीं हुआ था। तीसरा राउंड पूरी तरह पागल होने वाला था, और फिर भी दूसरे राउंड में और भी अजीब नतीजे आए, इतना कि जर्मनी भी इससे बच नहीं पाई। जर्मनी पहले ही अपनी पहली मैच 4-0 से जीतकर दावेदारों में शामिल हो गई थी, लेकिन जब उसने सर्बिया का सामना किया तो यह एक पूरी तरह का डिजास्टर था। Klose has been shown a yellow card here and he's off. Germany will play the remainder of the game with 10 men. पहले हाफ में क्लोजे को बाहर भेज दिया गया और उसके थोड़ी देर बाद हालात और भी खराब हो गए। Krasic is in behind the German defense. He's pulled it back. Zigic arriving. Surely a goal here for Serbia, who score through Jovanovic. सर्बिया ने बढ़त ले ली और इसके ऊपर पोडोल्स्की ने पेनल्टी मिस कर दी, तो 1-0 से जर्मनी हार गई। यह 1986 के बाद उनकी पहली ग्रुप स्टेज हार थी। अब अगर वे फिर हारते तो वे ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाते। दबाव बहुत ज्यादा था, और जहां जर्मनी मुश्किल में थी, वहीं मौजूदा चैंपियन इटली न्यूजीलैंड का सामना कर रही थी। एक मैच जिसे उन्हें हर हाल में जीतना था। वे पहले ही अपना पहला मैच ड्रॉ खेल चुके थे, लेकिन खेल की शुरुआत में ही Curls it in. Oh, and a touch in! New Zealand remarkably break the deadlock. Shane Smelts. न्यूजीलैंड ने गोल कर दिया, लेकिन इटली आगे बढ़ती रही और उन्हें एक पेनल्टी मिली। द रोसी गिरे, लेकिन फिर भी इटली के पास बराबरी करने का मौका था। इटली को जीत की जरूरत थी, लेकिन कीपर ने सब कुछ रोक लिया। एक बार फिर इटली केवल ड्रॉ लेकर बाहर आई। वे एलिमिनेशन के बिल्कुल कगार पर थे।
ये समूह काफी कड़े थे, लेकिन एक समूह जिसने सच में धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया वह था ब्राजील का समूह। उत्तरी कोरिया को 2-1 से हराने के बाद ब्राजील ने द्रोग्बा की आइवरी कोस्ट का सामना किया, जहां उन्होंने दिखा दिया कि वे ट्रॉफी घर ले जाने के लिए आए हैं और 3-1 से जीते। उधर पुर्तगाल ने उत्तर कोरिया का सामना किया और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया, एक पूरी तरह की डोमिनेशन। अब फ्रांस की हार, इटली के ड्रॉ और यहां तक कि जर्मनी की गिरावट के बाद सबकी नजरें स्पेन के समूह पर टिक गईं। अगर वे फिर हारते तो सब खत्म हो जाता, लेकिन उनका प्रतिद्वंद्वी होंडुरास था, तो इस बार डेविड विला ने पूरा मंच अपने नाम कर लिया। They're in support, but Villa with wonderful footwork has beaten two and a wonderful goal. Absolutely brilliant. And we'll get it deep. Villa, it's a second. 2-0, लेकिन फिर भी उन्हें नॉकआउट चरण में जगह की कोई गारंटी नहीं थी। इस तरह दूसरा दौर खत्म हुआ और 3 देश आधिकारिक रूप से बाहर हो गए, उत्तर कोरिया, होंडुरास और ईटो का कैमरून। टीमें जिन्होंने अपने दोनों मैच हारे थे, लेकिन उन 29 देशों में से जो अब भी जीवित थे, केवल 16 ही नॉकआउट चरण में पहुंच पाते। तो अब तीसरे दौर का समय था। तीसरा दौर शुरू हुआ और समूह ए में उरुग्वे ने मेक्सिको को हराकर अपनी जगह अंतिम 16 में पक्की कर ली। अब फ्रांस के पास क्वालिफाई करने का मौका था, लेकिन यह तभी होता अगर वे दक्षिण अफ्रीका को गोल अंतर से बुरी तरह हराते। लेकिन खेल के सिर्फ 20 मिनट बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए 1-0, लेकिन फ्रांस के लिए हालात और भी खराब होने वाले थे। A straight red card to Johan Gourcuff. उसे बाहर भेज दिया गया और इसके साथ दक्षिण अफ्रीका मैच में और भी बढ़ गया। Good crossing position, poorly delivered, not away conclusively though, and then Pella! 2-0 for South Africa. फ्रांसीसी लोग बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बड़ा जीतना था और वे हार रहे थे। फिर फ्रांस ने एक गोल वापस किया, लेकिन मैच 2-1 पर खत्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल की और फ्रांस को समूह के सबसे नीचे भेज दिया। पिछली विश्व कप के उपविजेता बाहर हो गए। अगर दक्षिण अफ्रीका ने और गोल किए होते तो वे गोल अंतर से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन 2-1 काफी नहीं था, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका भी बाहर हो गया। अब अगले समूह में अर्जेंटीना ने ग्रीस को हराया और दक्षिण कोरिया ने नाइजीरिया से ड्रॉ खेला। ग्रीस और नाइजीरिया भी बाहर हो गए। अब इंग्लैंड और संयुक्त राज्य वाले समूह में पूरी तरह पागलपन था। इंग्लैंड और अमेरिका 2 ड्रॉ के साथ अंतिम मैच में पहुंचे, इसलिए हर टीम जीतने के लिए मजबूर थी। संयुक्त राज्य अल्जीरिया के खिलाफ उतरा और इंग्लैंड स्लोवेनिया के खिलाफ। Milner once again into Defoe. England have the lead. इंग्लैंड ने अपना काम किया 1-0 से जीतकर, और अगर अमेरिका सिर्फ अल्जीरिया से ड्रॉ करता तो वे बाहर हो जाते। और यही हो रहा था जब तक कि अतिरिक्त समय में Can they do it here? Cross and Dempsey is denied again. And Donovan has scored. Oh, can you believe this? Go, go, USA! Certainly through. डोनोवन के 90वें मिनट के गोल से संयुक्त राज्य जीत गया। स्लोवेनिया और अल्जीरिया बाहर हो गए। पूरी तरह पागलपन। लेकिन यह अकेला पागल समूह नहीं था। जर्मनी के समूह में लगभग सभी के अंक बराबर थे, तो अगर जर्मनी घाना से हार जाती तो वे बाहर हो जाते, और घाना ने वास्तव में ऐसा करने की कोशिश की। यह मैच जर्मनी के लिए ऐतिहासिक शर्मिंदगी बन सकता था जब तक ओजिल आगे नहीं आए। एक शानदार गोल के साथ जर्मनों ने बढ़त ले ली। उसके बाद घाना जवाब नहीं दे सका, इसलिए वे जीत गए। वे पहले स्थान पर खत्म हुए और घाना हार के बावजूद ठीक पीछे रहा। ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया बाहर हो गए। हम इस वीडियो में घाना के बारे में और भी सुनेंगे, लेकिन जब जर्मनी मुश्किलों का सामना कर रही थी तब मौजूदा चैंपियन इटली निर्णायक मैच में उतरा, सीधे नॉकआउट में जगह के लिए स्लोवाकिया का सामना करते हुए। इटली फेवरेट था, आखिर स्लोवाकिया समूह के सबसे नीचे था, लेकिन फिर And another goal is in, yes, on the near post by Vitek again. 2-0 down. 2-0, लेकिन इटालियनों ने हार नहीं मानी और आखिरकार डी नाताले के साथ एक गोल वापस लिया, और गोल करने के ठीक बाद Not very far. Di Natale again, and there's the equaliser. And no, it's offside. Quagliarella put the ball in, but the flag is up. बराबरी वाला गोल ऑफसाइड था, एक सच्ची ठंडी बौछार।
लेकिन हालात और भी बिगड़ गए। Look at this. It's in. They've scored again and it's the substitute. It's the end for Italy now. स्लोवाकिया के लिए 3-1। अंत में इटली ने एक शानदार दूर से गोल मारा, लेकिन समय नहीं बचा। मौजूदा विश्व चैंपियन हार गए, न्यूजीलैंड और इटली बाहर हो गए। लेकिन यह अकेला दिग्गज नहीं था जो गिर सकता था। अगर स्पेन चिल्ली से हार जाता तो वह भी बाहर हो जाता, लेकिन स्पेनिश खिलाड़ी फिसले नहीं और डेविड विला और इनेस्ता के गोलों से उन्होंने 2-1 से जीत ली। तो उन 32 में से 16 टीमें बाहर हो गईं। उनमें वे 2 भी थीं जो पिछली विश्व कप की फाइनल में पहुंची थीं, और अब इन 16 देशों में से केवल आधे अगले दौर में पहुंचेंगे। राउंड ऑफ 16 शानदार मैचों के साथ आ रहा था। इंग्लैंड बनाम जर्मनी, ब्राजील बनाम चिली और यहां तक कि स्पेन बनाम पुर्तगाल। लेकिन पहला मुकाबला था उरुग्वे बनाम दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने आक्रमण करते हुए शुरुआत की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। Great opportunity for Luis Suarez, who gives Uruguay the lead. 1-0, लेकिन फिर दक्षिण कोरिया ने बराबरी कर ली। कोरियाई टीम वाकई उरुग्वे को बाहर कर सकती थी, लेकिन तभी युवा सुआरेज फिर से चमक उठा। Suarez, still Suarez, brilliant goal! उरुग्वे को फिर आगे करने वाला एक शानदार गोल। दक्षिण कोरिया के पास दोबारा गोल करने का मौका भी था, लेकिन उन्होंने चूक गए। 2-1 की कठिन जीत के साथ उरुग्वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दक्षिण कोरिया बाहर हो गया। वह मैच सचमुच पागलपन था, लेकिन यह उस मैच से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता जो उरुग्वे को क्वार्टर फाइनल में खेलना था। तो उरुग्वे का अगला प्रतिद्वंद्वी अमेरिका और घाना के बीच होने वाले मुकाबले का विजेता होने वाला था। संयुक्त राज्य काफी आत्मविश्वासी थे। आखिर पिछले साल वे फीफा कन्फेडरेशंस कप के उपविजेता थे, लेकिन शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। केविन प्रिंस बोअटिंग ने पहला गोल किया, लेकिन जल्द ही अमेरिका ने अपनी लय पकड़नी शुरू कर दी। तो दूसरे हाफ की शुरुआत के 15 मिनट बाद अब कोई भी यह मैच जीत सकता था, लेकिन वे गोल का रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। मैच अतिरिक्त समय में गया और सब कुछ पेनल्टी तक जाने जैसा लग रहा था, लेकिन फिर अमेरिका को अब गोल करना ही था, लेकिन घाना की रक्षा ने कुछ भी पार नहीं होने दिया। 2-1 के साथ घाना विश्व कप की शीर्ष 8 टीमों में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश बनने का सपना जिंदा था, और इसके साथ ही संयुक्त राज्य बाहर हो गया। तो अब जब पहला मुकाबला तय हो चुका था, सभी की नजरें अगले मैच की ओर मुड़ गईं, जहां एक विश्व कप चैंपियन बाहर होने वाला था। जर्मनी बनाम इंग्लैंड। फिलिप लाम, मुलर, ओजिल और पोडोल्स्की वाली जर्मनी का सामना रूनी, गेरार्ड और लैम्पार्ड वाली इंग्लैंड से था। एक दिग्गज गिरने वाला था, लेकिन इंग्लैंड की टीम मजबूत होने के बावजूद जर्मनी ने बहुत जल्दी अपनी ताकत दिखा दी। And Germany lead. And now it's Muller. England all over the place. Podolski, great stuff from Germany. 2-0. Magnificent football. 2-0। ये तो पूरी तरह से अपमान जैसा लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इंग्लैंड के डिफेंडर ने एक गोल वापस किया। इंग्लैंड को बराबरी के लिए बस एक और गोल चाहिए था, और फिर उसी के तुरंत बाद Here's Milner. Defoe looking for room. Lampard! Did it go in? Say the officials. गेंद ने रेखा पार की, लेकिन रेफरी ने गोल नहीं दिया। It's so far in. गोल लाइन तकनीक न होने की वजह से रेफरी ने उसे देखा ही नहीं, लेकिन लगता है कि वही अकेला था जिसे लगा कि गेंद गोल में नहीं गई। फैंस की प्रतिक्रिया ही सब कुछ बता देती है। लेकिन इंग्लैंड ने हार नहीं मानी, बराबरी के लिए कोशिश करता रहा, जब तक कि म्यूलर ने उनके सपने को चकनाचूर नहीं कर दिया। Lots of space here for Muller. 3-1 for Germany. Showed great balance and pace. He's got a pass on here for Muller. Must be 4. Is 4. And Germany surely out of sight of England. मुलर के 2 गोलों के साथ उन्होंने स्कोर 4-1 कर दिया। इससे जर्मनी सबसे बड़ी फेवरेट बन गई और कड़वे अंदाज में इंग्लैंड बाहर हो गया।
लेकिन अगले दौर में इस ताकतवर जर्मनी का सामना कौन करेगा? मैक्सिको और मेसी की अर्जेंटीना के बीच के विजेता। It's either Argentina or Mexico in the last 8. So Germany and Cape Town on Saturday afternoon awaits. वर्तमान बैलन डोर विजेता के अलावा अर्जेंटीना के पास हिग्वाइन, तेजेव और दी मारिया भी थे और टीम की कमान माराडोना के हाथ में थी, लेकिन मैक्सिको को इसकी कोई डर नहीं था। And the long range try comes back off the crossbar with goalkeeper Romero beaten. अर्जेंटीना के लिए ये आसान नहीं होने वाला था और फिर 26वें मिनट में Messi this time, and this is the chance for Tevez, and surely Messi now, surely a goal. What a strange goal it is, but Argentina lead. मेसी के असिस्ट से तेजेव ने पहला गोल किया। हालांकि वह साफ तौर पर ऑफ साइड था, लेकिन लाइन्समैन ने उसे नहीं देखा। सोचो मैक्सिको के खिलाड़ी कितने गुस्से में रहे होंगे, लेकिन 5 मिनट बाद एक बड़ा गलती मैक्सिकन डिफेंस ने ही कर दी। Oh, what a horrible mistake. Lets them in for a second. Surely, what on earth was the Mexican defender doing there? Higuain has his 4th goal of the World Cup. समारोह के दौरान यहां तक कि कैमरामैन भी गड़बड़ कर बैठा। अब अर्जेंटीना 2-0 से आगे था और दूसरे हाफ में तेजेव के एक शानदार गोल से बढ़त और भी बढ़ गई। बाद में मैक्सिको ने एक गोल वापस किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 3-1 से अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। मैक्सिको एलिमिनेटेड। अब एक और क्वार्टर फाइनल तय हो गया था। मेसी की अर्जेंटीना बनाम जर्मनी, एक मुकाबला जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। असल में ये 2006 के क्वार्टर फाइनल की रीमैच थी, जिसे जर्मनी ने जीता था। अर्जेंटीनी बदला लेने के लिए उतरे थे, लेकिन उससे पहले राउंड ऑफ 16 जारी था। अगली भिड़ंत नीदरलैंड्स और उस टीम के बीच होने वाली थी जिसने इटली को बाहर किया था। The Dutch, the overwhelming favourites to go through to the quarter-finals, but Slovakia have provided one banana skin for Italy. लेकिन स्लोवाकिया के लिए दुर्भाग्य से रॉबिन, जो विश्व कप से पहले चोटिल थे, शुरुआती 11 में वापस आ गए थे और सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। Arjen Robben starting his first match of these World Cup finals. It's Robben! That's why they needed him. रॉबिन ने फैसला कर लिया था कि वह नीदरलैंड्स को अगले राउंड तक ले जाएंगे, लेकिन स्लोवाकिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने भी कई खतरनाक मौके बनाए, फिर भी वे स्टेकलनबुर्ग को पार नहीं कर सके, जब तक कि नीदरलैंड्स ने मैच को पूरी तरह सील नहीं कर दिया। Cat flicks the ball on. Great chance here for the Netherlands. Surely it's Schneider who drives the Netherlands into the quarter-finals. 2-1, लेकिन जब लगा कि स्लोवाकिया पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तभी उन्होंने एक गोल वापस ले लिया। फिर भी बराबरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा। 2-1 से जिस टीम ने इटली को बाहर किया था, वह खुद भी बाहर हो गई। नीदरलैंड्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उनका अगला प्रतिद्वंद्वी चिली और ब्राजील की भिड़ंत का विजेता होने वाला था। Gilberto Silva on the right foot, testing the goalkeeper. ब्राजील सबसे बड़े फेवरेट्स में से था। वे कोपा अमेरिका और फीफा कन्फेडरेशन कप के मौजूदा चैंपियन थे, इसीलिए चिली के पास कोई मौका नहीं था। It's Maicon. And the header this time is in! Juan has found the range! And again, Luis Fabiano in the middle. Kaká's made a late run. Luis Fabiano's onside! And will score a second! Here's Ramirez. Oh, fantastic from Romania! 3-0 से जीतकर ब्राजील ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और चिली को घर भेज दिया। तो एक और बड़ा टकराव तय हो गया, ब्राजील बनाम नीदरलैंड्स। एक मुकाबला जो पहले भी 3 विश्व कपों में हुआ था, लेकिन अभी भी एक आखिरी क्वार्टर फाइनल तय होना बाकी था। स्पेन या पुर्तगाल बनाम जापान या पराग्वे। Two sides who've never been in the last 8 of the World Cup finals before. यह मैच इन दोनों टीमों में से एक को अब तक की सबसे आगे ले जाने वाला था और फिर खेल शुरू हुआ। दोनों टीमों के पास अपने अपने मौके थे, लेकिन पैराग्वे ने बॉल पोजीशन पर दबदबा रखा, फिर भी वे कीपर को पार नहीं कर पाए। तो 90 मिनटों के बाद मैच 0-0 पर खत्म हुआ। एक्स्ट्रा टाइम में गया और फिर भी बराबरी पर था। For the first time in these World Cup finals, we are into a penalty shootout. ये कीपर था कावाशिमा बनाम विल्लार, तो पहले पैराग्वे गया। He's tenser than him. Barreto! Terrific. एक जबरदस्त शॉट, लेकिन जापान ने भी उतनी ही मजबूती से जवाब दिया। कोई भी टीम चूकना नहीं चाहती थी, इसलिए पेनल्टी चलती ही रही। एक तरफ पराग्वे, दूसरी तरफ जापान, तब तक कि Oh, he's hit the crossbar. जापान बुरी तरह चूक गया। अब सचमुच सब कुछ अंतिम शॉट पर निर्भर होगा। With that famous left foot of his,
rolls it in and rolls Paraguay home. They're into the last 8 for the first time in their history. 5-3 की पेनल्टी जीत के साथ पराग्वे पहली बार अपनी इतिहास में क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। जापान बाहर हो गया, लेकिन अगले दौर में पराग्वे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी स्पेन और पुर्तगाल के बीच के मैच का विजेता होने वाला था। Ahí están los jugadores de la selección española, los jugadores de la selección portuguesa. Qué grande es el premio que espera quien consiga la victoria. Meterse entre los 8 mejores del mundo. एक तरफ मौजूदा यूरोपीय चैंपियन इनिएस्ता, झावी और कैसियास के साथ, दूसरी तरफ पुर्तगाल रोनाल्डो के साथ। ये इस प्रतिद्वंद्विता के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मैच था। पुर्तगाल ने इस विश्व कप में एक भी गोल नहीं खाया था, जबकि स्पेन अपने उसी स्टाइल पर टिका रहा, बहुत सारा पोजीशन और लगातार पासिंग। तो स्पेन ने पोजीशन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, लेकिन वो ज्यादा मौके बना नहीं पाए। वे हाफ टाइम पर बराबरी में गए, मगर दूसरे हाफ के लिए स्पेन और भी बेहतर होकर लौटा और फिर 63वें मिनट में झावी और इनिएस्ता ने डेविड विया को पाया। With Iniesta through here for Villa, beat away first time in the second. David Villa's done it. झावी की जादुई पास से विला ने स्पेन को आगे कर दिया। वहां से स्पेन ने गेंद पर कब्जा बनाए रखा, जबकि पुर्तगाल असली खतरा बनाने के लिए जूझ रहा था। रोनाल्डो रक्षकों से घिरा हुआ था और बात को और भी बुरा बनाने के लिए Oh, it's a red card. अब पुर्तगाल के पास और भी कम मौके थे, इसीलिए कुछ मिनट बाद रेफरी ने अंतिम सीटी बजा दी। Pita el árbitro, estamos en cuartos de final. Estamos entre los 8 mejores del mundo. Sufriendo pero estamos. सिर्फ एक 0 से पुर्तगाल अचानक बाहर हो गया। 32 टीमों में से 24 पहले ही बाहर हो चुकी थीं। केवल 8 अब भी बाकी थे, इसलिए अब क्वार्टर फाइनल का समय आ गया था। 8 टीमें केवल 4 जगहों के लिए मुकाबला कर रही थीं, जो इतिहास के सबसे पागल क्वार्टर फाइनल में से एक बन गया। पहले ही सबसे बड़ी मैचों में से एक से शुरुआत हो रही थी। नीदरलैंड्स बनाम ब्राजील। The Brazilians introduced us to samba football in 1970, the Dutch to total football in 1974. Both camps say forget history, this is 2010. ब्राजील ने 1974 के बाद से विश्व कप में डच टीम से कभी हार नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। Onside here. Surely a goal, Robinho! Flag was very, very late now. एक रद्द किया गया गोल। ब्राजील जीतने के लिए दृढ़ संकल्प था, इसलिए उन्होंने लगातार फॉरवर्ड बढ़ते रहे जब तक फेलिपे मेलो ने परफेक्ट पास नहीं दिया। To Robinho, who's onside this time and opens the scoring. And Brazil have the lead and set course now for the semi-finals. ब्राजील ने बढ़त बना ली। फेलिपे मेलो का पास जादुई था, लेकिन जल्द ही वह खुद खलनायक बन जाएगा। जबकि नीदरलैंड्स अपना रिद्म नहीं पा रहे थे, ब्राजील लगातार फॉरवर्ड बढ़ता रहा। Luis Fabiano, it's delightful football. Kaká! ब्राजील डोमिनेट कर रहा था, इसलिए हर कोई सोच रहा था कि यह साल ब्राजील का होने वाला है। लेकिन अगर उनकी डिफेंस पहले 45 मिनटों में परफेक्ट होती, तो ही दूसरे हाफ की शुरुआत में Schneider lifts it in here. The goalkeeper's missed it. An equaliser. It's 1-1. Schneider's claiming the goal. फेलिपे मेलो और जूलियो सीजर दोनों ही गेंद के लिए गए, लेकिन वह उनके हाथ से फिसल गई। ब्राजील हिल गया लग रहा था, इसीलिए नीदरलैंड्स ने मौका पकड़ लिया। Top ranked team. Count, it's there. They're ahead. Schneider. The Dutch have come from behind. Would you believe it? स्नेजडर बॉक्स के बीच में अकेला रह गया और हेडर से उसने नीदरलैंड्स को आगे कर दिया। लगातार 2 डिफेंसिव एरर, लेकिन जैसे ही हालात और बुरे होने लगे, फेलिपे मेलो ने फाउल किया और रॉबन पर पांव रखा, सीधे रेड कार्ड। अब एक खिलाड़ी कम होने के कारण ब्राजील के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए और रेफरी ने अंतिम सीटी बजा दी। They've done it. Brazil have gone and the Netherlands are through to the semi-finals in Cape Town. कमबैक के साथ नीदरलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। ब्राजील सबसे बड़े फेवरेट्स में से एक बाहर हो गया। 1998 के बाद पहली बार नीदरलैंड्स अंतिम 4 में था, लेकिन अगर वह मैच पागलपन भरा था, तो अगला क्वार्टर फाइनल विश्व कप के इतिहास में सबसे पागल मैचों में से एक के रूप में दर्ज होने वाला था। उरुग्वे बनाम घाना। It's Uruguay against Ghana for a place in the last 4.
उरुग्वे 1970 के बाद से विश्व कप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था, जबकि घाना पहला अफ्रीकी देश बनने की कोशिश कर रहा था जो टॉप 4 में पहुंचे। उरुग्वे फेवरेट था, लेकिन मैच की शुरुआत में उरुग्वे के कप्तान को चोट लग गई। ये उरुग्वे के लिए एक बड़ा झटका था, इसलिए घाना ने इसका फायदा उठाया। What did I say? Strikes! Ghana strikes! जाबुलानी नाम की गेंद अपनी पागल कर्व्स के लिए मशहूर थी। इस बार शिकार उरुग्वे के गोलकीपर थे, इसलिए घाना ने 1-0 से बढ़त बना ली, लेकिन दूसरे हाफ में उरुग्वे ने जवाब दिया। Diego Forlan, a crucial moment in the match for Uruguay! Goal Forlan! गोलकीपर को धोखा देने के लिए गेंद का एक और कर्व। इसके बाद मैच संतुलित बना रहा, इसीलिए यह एक्स्ट्रा टाइम में गया। हालांकि दोनों टीमें थक चुकी थीं, फुटबॉल की गुणवत्ता गिर गई, समय समाप्त होने वाला था, लेकिन घाना पेनल्टी पर नहीं जाना चाहता था। फिर 120वें मिनट में जब रेफरी अंतिम सीटी बजाने के लिए तैयार था, सुआरेज ने गेंद को अपने हाथ से रोका। रेफरी ने बेशक उसे तुरंत रेड कार्ड दिखाया और घाना को एक पेनल्टी मिला। स्ट्राइकर असामोह ज्ञान के पास सचमुच इतिहास बनाने का मौका था। इस पेनल्टी से वह किसी अफ्रीकी टीम को पहली बार विश्व कप सेमीफाइनल में भेज सकता था। एक पूरा महाद्वीप उसकी ओर उम्मीद से नजर टिका रहा था। Into the semi-finals of the World Cup, and he hits the bar. Unbelievable. घाना के फैंस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उसने पेनल्टी मिस कर दी और सुआरेज ने ऐसा जश्न मनाया जैसे यह उरुग्वे का गोल हो। घाना ने अपना सब कुछ तय करने का मौका खो दिया और अब यह पेनल्टी पर तय होने वाला था। गोलकीपर मुस्लेरा बनाम किंगसन। For Uruguay is successful. Forlan scores 1-0 Uruguay. उरुग्वे ने बढ़त बना ली। अब वही खिलाड़ी जिसने इसे पहले मिस किया था फिर से आगे बढ़ा। He's got to beat the goalkeeper this time, and he has done. उसने गोल कर दिया। पेनल्टी जारी रही। And he beats Kingston, smashes it high into the net. And he does it. His shot was the one that was kept out on the line. Nobody's missed. Emphatically driven low beyond Kingston. And John Mensah sees the shot, saved by Muslera. घाना चूक गया, लेकिन तुरंत बाद मैक्सी रोड्रिगेज भी चूक गया। फिर सब कुछ बराबरी पर आ गया, तो घाना अगले पेनल्टी के लिए आगे बढ़ा। Star of the World Under-20 Championships, and this is saved as well. घाना ने लगातार दूसरी बार चूक की। अब उरुग्वे को क्वालिफाई करने के लिए बस एक पेनल्टी स्कोर करनी थी और अगला लेने वाला था लोको अब्रेउ या द मैड अब्रेउ, जिसने दिखा दिया कि उसे ऐसा क्यों कहा जाता है। Stand arms around one another. It is Abreu. It's the cheekiest chip you've ever seen, and it's good enough to take the South Americans into the semi-finals. एक पागल मैच के बाद उरुग्वे ने एक पनेनका गोल के साथ क्वालिफाई किया। पूरे महाद्वीप का सपना सेमीफाइनल में एक अफ्रीकी देश देखने का टूट गया और 1970 के बाद पहली बार उरुग्वे फिर से अंतिम 4 में था। घाना बाहर हो गया, लेकिन दूसरी सेमीफाइनल जगह अभी तय नहीं हुई थी, इसलिए केप टाउन स्टेडियम में 2 दिग्गजों की भिड़ंत होने वाली थी, जर्मनी बनाम अर्जेंटीना। Maradona, there's Özil, there's Müller. It's just one of those games. ये एक विशाल टकराव था। जर्मनी और अर्जेंटीना पहले ही 2 फाइनल में आमने सामने आ चुके थे और पिछली विश्व कप की क्वार्टर फाइनल भिड़ंत में भी, जहां जर्मनी ने पेनल्टी में जीत हासिल की थी, तो मेस्सी की अर्जेंटीना दी मारिया, हिगुआइन, माशेरानो और दूसरों के साथ बदला लेने आई थी। लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद जर्मनी ने अपने पहले निशाने पर लगे शॉट से गोल कर दिया। यह अर्जेंटीना के लिए बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे बराबरी खोजने के लिए आगे बढ़ते रहे और एक ऑफसाइड गोल भी किया। तो दूसरा हाफ भी उसी तरह शुरू हुआ, लेकिन जब अर्जेंटीना अभी भी बराबरी ढूंढ रही थी, No foul by Di Matteo, there's a chance. Podolski looks square. Closer! 2-0 Germany. Schweinsteiger, oh great run. Schweinsteiger, can he put it back? He's still going. And it's 3, and it's Friedrich. 3-0 एक स्कोर लाइन जो अर्जेंटीना को घर भेज रही थी, लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ था। Mesut Ozil, closer in the middle, wants it. Closer, he's done it. It's 4.
यह सचमुच एक अपमान था। जबरदस्त 4-0 से अर्जेंटीना बाहर हो गया। मेस्सी और माराडोना ने विश्व कप को अलविदा कह दिया और लगातार तीसरी बार जर्मनी सेमीफाइनल में पहुंच गया। एक और बड़ी प्रदर्शन के साथ उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वही सबसे बड़े फेवरेट हैं। लेकिन अब जिस टीम को इस जर्मन स्क्वाड का सामना करना था वह एक ऐसी मैच से आ रही थी जो इतिहास के सबसे पागल खेलों में से एक बन गई। स्पेन बनाम पराग्वे। पहली नजर में लगा कि स्पेन पूरी तरह हावी रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1 मिनट से भी कम समय में पराग्वे ने पहला शॉट लिया और पहले हाफ के अंत में पराग्वे ने गोल किया। वह गोल ऑफसाइड देकर रद्द हो गया, लेकिन इससे साबित हुआ कि वे सेमीफाइनल के लिए लड़ने आए थे। इतना कि दूसरे हाफ में अब पराग्वे के आगे बढ़ने की बारी थी। Here comes Cardozo on the left foot. Casillas with a fantastic save. कासिलास ने बचा लिया। खेल 0-0 पर बना रहा तो स्पेन ने पलटवार किया और सच में 2 मिनट बाद And here comes Villa. Oh, he's given it. Another penalty. अब स्पेन की बारी थी। जाबी अलोंसो ने इसे लेने के लिए कदम बढ़ाया। Here comes Xabi Alonso. No mistakes and Spain have the lead by half a footstep. There was a Spanish player inside the box. बॉक्स में बहुत जल्दी घुसे, इसलिए झाबी अलोंसो को इसे फिर से लेना पड़ा, लेकिन इस बार Oh, he's saved. Here's Fabregas. Crushed away. And Paraguay survived. क्या पागल मैच था। स्कोर बराबर ही रहा। लग रहा था कि खेल अतिरिक्त समय में जाएगा, लेकिन फिर 83वें मिनट में Iniesta's found some space here. Just gliding through. And putting it wide, and Pedro! Oh, he's in the post! Villa has to! He's in the post! But it's finally in! They've done it the hard way! But they've done it! गेंद के 3 बार पोस्ट से टकराने के बाद स्पेन ने आखिर बढ़त ले ही ली। एक मुश्किल अव्यवस्थित गोल, पर स्पेन आगे था। फिर पराग्वे संभल नहीं पाया। एक तंग 1-0 की जीत के साथ स्पेन सेमीफाइनल में पहुंच गया। पराग्वे बाहर। विश्व कप फाइनल में पहली बार पहुंचने का स्पेन का सपना अभी भी जिंदा था, लेकिन अब उन्हें शक्तिशाली जर्मनी का सामना करना था। शुरुआती 32 टीमों में से केवल 4 ही बची थीं। जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन और उरुग्वे। एक टीम ने 1950 से खिताब नहीं जीता था, दूसरी ने 1990 से, और 2 टीमों ने कभी विश्व कप नहीं जीता था। सबसे ज्यादा प्रतीक्षित मैच स्पेन बनाम जर्मनी था, लेकिन उससे पहले पहला फाइनल टिकट नीदरलैंड और उरुग्वे के बीच तय होना था। Bienvenidos a la primera semifinal del Mundial de Sudáfrica. उरुग्वे अपने हीरो सुवारेज के बिना खेलने वाला था, जिसे पिछले मैच में बाहर भेज दिया गया था, लेकिन उनके पास अब भी फॉरलान और कवानी थे। नीदरलैंड अधिक तकनीकी टीम थी, जबकि उरुग्वे ज्यादातर काउंटर अटैक पर खेल रहा था, लेकिन स्कोर एक बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से खुला। As it does now, and Bronkhorst. Oh, that has got to be one of the great goals of the World Cup finals. ब्रॉन्खॉर्स्ट के एक मिसाइल से नीदरलैंड्स ने बढ़त ले ली, लेकिन उरुग्वे हार मानने वाला नहीं था। फिर भी डच रक्षा मजबूत खड़ी रही, जब तक कि फॉरलान ने बॉक्स के बाहर से एक शॉट नहीं मारा। Very much onside, checks into a shooting position. Forlan with a cracking equaliser for Uruguay. उरुग्वे ने बराबरी कर ली। हाफ टाइम में मैच पूरी तरह बराबर था, इसलिए मैच संतुलित ही रहा, लेकिन नीदरलैंड्स ज्यादा पास पूरे कर रहे थे। तो फिर from Sneijder, Kuyt alongside him, it is Sneijder, goal! 2-1 अब उरुग्वे को जवाब देना था, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद It'll be Kuyt and he'll get to the edge of that 18-yard zone. It is in there for the Robben header! That settles it surely, once and for all now. सिर्फ 3 मिनट में 2 गोल करके नीदरलैंड 3-1 से आगे हो गया, लेकिन उरुग्वे वालों को अभी भी उम्मीद थी। स्टॉपेज टाइम में उन्होंने आखिरकार एक गोल वापस कर लिया। हालांकि ये बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए रेफरी ने अंतिम सीटी बजा दी। The final whistle comes as relief in the end, strangely, to the Netherlands. Uruguay gave it their all, but their all was not quite good enough. 1978 के बाद पहली बार नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप फाइनल में वापस आ गया। रॉबिन, स्नाइडर और बाकी खिलाड़ी उस चीज से बस एक कदम दूर थे जो क्रूइफ भी नहीं कर सके। शील्ड पर एक सितारा जोड़ना। उधर उरुग्वे बाहर हो चुका था।
लेकिन उनके पास अभी भी तीसरे स्थान के प्लेऑफ में एक पदक के लिए लड़ने का मौका था। अब यह तय करने का समय था कि बड़ी फाइनल में डच टीम का सामना किससे होगा, जर्मनी से या स्पेन से। Well, it is a thrilling prospect we have in store here tonight, isn't it? At this Durban Stadium, 70,000 people packed in here. यह पिछले यूरो फाइनल का रीमैच था। डेल बॉस की स्पेन टीम पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करती रही, जबकि जर्मनी ने अपने पिछले 2 मैचों में 8 गोल दागे थे। Germany have ripped up the stereotype in ripping through this competition. जर्मनी के पास थॉमस मुलर नहीं थे, जो निलंबित थे। फिर भी शुरुआती मिनटों में स्पेन ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया। Being the liveliest player on the pitch so far and sliding it in for Villa. स्पेन प्रतिद्वंद्वी की ताकत जानता था, इसलिए उसने कोई मौका नहीं दिया। Alonso, here's Iniesta again. Little triangle of passes and driven in and Puyol. पुयोल का हेडर बाहर चला गया। जर्मनी पहले के मैचों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। आगे बढ़ने के बजाय दबाव झेल रही थी। पहले 45 मिनटों में यह 8 बनाम 1 शॉट था, तो दूसरे हाफ में स्पेन ने अपनी पासिंग का वही अंदाज बनाए रखा। It's Iniesta from the tightest of angles and Villa was inches away from turning it in. लेकिन जर्मनी के भी अपने पल थे। टोनी क्रूज की जोरदार कोशिश पर कसियास ने एक निर्णायक बचाव किया। कुछ भी हो सकता था। तभी 73वें मिनट में Xavi's corner. Oh, it's Puyol! And it's the man from the back. इतने दबाव के बाद गोल करने वाला खिलाड़ी वही सेंटर बैक था। अब जर्मनी को बराबरी के लिए सब कुछ करना था, लेकिन गोल के साथ साथ पुयोल की अगुवाई में स्पेन की रक्षा भी मजबूती से खड़ी रही। तो 3 मिनट के अतिरिक्त समय के बाद This Spanish side are the history boys. They've finally done it. एक और 1-0 की जीत के साथ स्पेन अपनी पहली विश्व कप फाइनल में पहुंच गया। टूर्नामेंट के सबसे तेज आक्रमण वाली जर्मनी बाहर हो गई। अब 32 टीमों में से फाइनल तय हो चुका था। स्पेन बनाम नीदरलैंड्स। विश्व कप को एक बिल्कुल नया चैंपियन मिलने वाला था। लेकिन बड़ी फैसले से पहले अब भी एक मैच बाकी था। उरुग्वे और जर्मनी के बीच तीसरे स्थान का प्लेऑफ। अगर उरुग्वे यह मेडल जीतता तो यह 1950 के बाद से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन उरुग्वे वालों के लिए बदकिस्मती से जर्मनी के पास एक बार फिर मूलर था। Challenge Schweinsteiger and Müller has his 5th. उरुग्वे पीछे नहीं हटा। उन्होंने तुरंत बराबरी की और फॉरलान ने एक सनसनीखेज गोल करके मैच को पलट दिया। 2-1 ब्रॉन्ज मेडल उनकी पहुंच में था, लेकिन उरुग्वे वालों के जश्न मनाने से पहले ही The goalkeeper again came and didn't get there and in off the head of Marcel Jensen. Oh, it's flashed all the way and then headed by Khedira and in. उसके बाद उरुग्वे कुछ और नहीं कर सका। 3-2 से जर्मनी ने एक और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उरुग्वे चौथे स्थान पर रहा। तो अब सिर्फ एक मैच बचा था, भव्य फाइनल। Los jugadores de Vicente del Bosque están a punto de acercarse a tocar la Copa del Mundo, a pelear con ella con la selección holandesa. Los próximos 90 minutos de nuestra vida no se nos van a olvidar. एक तरफ स्पेन था, एक चट्टान जैसी रक्षा के साथ, जिसने अभी तक सिर्फ 2 गोल खाए थे, लेकिन एक ऐसा आक्रमण जो इतना प्रभावशाली नहीं था, पूरे टूर्नामेंट में केवल 7 गोल कर पाया। दूसरी तरफ नीदरलैंड उड़ते हुए आ रहा था, अभी तक अपनी हर मैच जीतकर। तो सिर्फ एक मैच इन दोनों टीमों में से किसी एक को सबसे बड़े ट्रॉफी से अलग कर रहा था, जिसे कोई देश जीत सकता है। Comienza la gran final de la Copa del Mundo. लेकिन भले ही नीदरलैंड ने ज्यादा ताकतवर हमला दिखाया हो, फिर भी बेहतर मौकों के साथ शुरुआत डेल बॉस्के की टीम ने ही की। Xavi takes. Good save by Stekelenburg, who's needed again. In from Xabi Alonso, and it's the wrong side of the netting from Villa's point of view. नीदरलैंड के पास भी कुछ मौके थे, लेकिन कोई भी कासियास के लिए असली खतरा नहीं बना। हालांकि जो चीज सबसे ज्यादा उभरी वह थी फॉल्स। Capdevila flying in at him, Robin. The infringement by Puyol. Couch. And लेकिन सबसे भयानक फॉल नीदरलैंड की ओर से आया। Ante Van Bommel, vaya, pero qué espectáculo. डी जोंग ने झाबी अलोंसो को सीने में लात मारी जैसे कराटे का वार, लेकिन किसी वजह से रेफरी ने सिर्फ पीला कार्ड दिया। पहला हाफ बिना गोल के खत्म हुआ, लेकिन 5 पीले कार्ड के साथ। और भले ही नीदरलैंड ने ज्यादा खतरा नहीं बनाया था, दूसरे हाफ में उन्हें रक्षा में एक खुला रास्ता मिला। well, it's through. रॉबिन के पैरों में मैच जीतने का पूरा मौका था। Snyder. Well, it's through for Robin. And they go to Casillas. Ian Robin. कसियास की एक बहुत बड़ी बचत,
एक मौका जिसे रॉबिन शायद आज भी बुरे सपनों में देखता है, लेकिन उसके तुरंत बाद स्पेन ने भी दिखाया कि वे हमला कर सकते थे। गेंद ने अंदर जाने से मना कर दिया। समय बीतता गया और 1994 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल अतिरिक्त समय में 0-0 पर गया। और हाँ, अधिक पीले कार्ड के साथ नीदरलैंड के लिए 3 और स्पेन के लिए 1। लेकिन जबकि रॉबिन के पास दूसरे हाफ में सबसे अच्छा मौका था, अतिरिक्त समय में डच गोलकीपर हीरो बन गया। पेनाल्टी तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन अतिरिक्त समय के पहले हाफ के अंत तक खेल अभी भी 0-0 पर ही था। अब केवल 15 मिनट पेनाल्टी शूटआउट से दोनों टीमों को अलग कर रहे थे, वही चीज जो 2006 में हुई थी। लेकिन डच के लिए स्थिति और भी खराब हो गई। डिफेंडर हाइटिंगा को लाल कार्ड दिखाया गया। अब नीदरलैंड सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ था। डच खिलाड़ी घबराने लगे। समय तेजी से बीत रहा था और वे पूरी ताकत से टिके हुए थे। फिर 116वें मिनट में स्पेन ने एक तेज काउंटर अटैक शुरू कर दिया। कोने में लगाए गए शॉट से इनिएस्टा ने पहला गोल कर दिया। लेकिन चलिए इसे स्पेनिश कमेंट्री में देखते हैं। डच खिलाड़ी टूट गए थे। सहायक रेफरी से बहस करते हुए कह रहे थे कि गोल से कुछ क्षण पहले उन्हें नीदरलैंड्स को कॉर्नर देना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो अंतिम मिनटों में स्पेन ने पूरी तरह बस पार कर दी। फिर 2 अतिरिक्त मिनटों के बाद रेफरी ने अंतिम सीटी बजा दी। पहला मैच हारने के बाद स्पेन ने हर टीम को हराया और अपनी इतिहास में पहली बार विश्व चैंपियन बना और तीसरी बार नीदरलैंड्स उप विजेता बना। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ये दूसरा वीडियो भी देखिए जो मैंने पोस्ट किया है। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।